इतने हजारों लोग मर रहे हैं, बहुत गंभीर बीमारियों का पता नहीं चला जाता और वो दूर दराज में रहने वाले लोग मर जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय निकाल ले मंत्री जी जो उसका रास्ता निकल आए और गरीब को राहत मिल जाए। सुझाव अच्छा है। प्रश्न संख्या 14 माननीय अमिताभ वाजपेयी जी। अमिताभ वाजपेयी। सिविल डिफेंस संबंधित है। हम लोग जानते हैं ये अवैतनिक वार्डन है जो मदद करते हैं प्रशासन की कानून व्यवस्था बनाने में, जुलूसों में, जाम में, यहाँ तक कि कोविड में भी इन्होंने बड़ी मदद करी है। इनको भत्ता मिलता था, प्रोत्साहन भत्ता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 23 अक्टूबर 1996 के आदेश से ये भत्ता बंद कर दिया गया है। जब इनकी ट्रेनिंग होती थी केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बख्शी का तालाब में और नागपुर NDRF एकेडमी में, तो उनको ट्रेनिंग का भत्ता, आने जाने का भत्ता भी मिला करता था। इधर ये बंद कर दिया गया है। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट संगठन है, इसलिए मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जो पहले का ट्रेनिंग का भत्ता मिलता था, प्रोत्साहन भत्ता मिलता था, ये क्यों बंद कर दिया गया? क्या इसको पुनः चालू करने पर सरकार विचार करेगी? क्योंकि पहले जो ये भत्ता मिलता था मात्र 28 रुपया मिलता था, यात्रा भत्ता उचित मिलता था। तो अब महंगाई के हिसाब से क्या उस भत्ते को बढ़ाने पर भी सरकार विचार करेगी? और इन वार्डनों की चूंकि ये त्वरित मदद में पहुंचते हैं प्रशासन की, तो इनकी बेहतर ट्रेनिंग का भी इंतजाम सरकार करेगी। माननीय मंत्री जी। जी, सरकार ने ये भत्ता को बंद नहीं किया है। ड्यूटी भत्ता मानवर हम 31 रुपए देते हैं प्रतिदिन और प्रशिक्षण भत्ता 28 रुपए प्रतिदिन देते हैं। माने सदस्य ने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस समय तो बढ़ाने की कोई वो नहीं है, आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये बहुत मानवर माननीय सदस्य को नागरिक सुरक्षा के बारे में प्रश्न करना चाहिए था कि नागरिक सुरक्षा है क्या। बहुत माननीय सदस्य ने उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दे। तो एक तो मैंने कहा कि 28 रुपया भी मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, तो इसको देने पे 28 रुपया क्या होता है आजकल, तो इसको बढ़ा के आज के हिसाब से दो बातों का माननीय मंत्री कमिश्नर रहे हैं, माननीय अमिताभ जी बैठे, इसे कितना उपयोगी संगठन। दो बातों का उत्तर दे दीजिए। दो बातों का, एक तो 28 रुपए जो नहीं मिल रहा, आपने कहा मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा वो मिल जाए, एक तो ये माननीय सदस्य का प्रश्न है, और दूसरा उसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। इन दो का सिर्फ स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। हम दिलवाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी। और अभी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 15 श्री तूफानी सरोज जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑक्सीजन क्या भला है। गांव में पहली बार कोरोना आने के बाद लोगों ने जाना कि ऑक्सीजन क्या चीज है। ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए कितना हितकर है, कितना उपयोगी है, इसकी जाने। जब ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई, आपके पास कोई सही आंकड़ा तो है नहीं कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मरे। ये आपने सही आंकड़ा अभी तक सदन को बता नहीं पाए हैं। लेकिन KGMC में ऑक्सीजन के अभाव में कितने सीनियर डॉक्टर की मृत्यु हो गई है, उसका आंकड़ा आपको जरूर मिलेगा। आपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने लिख दिया है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापित कराना जाना अवशेष नहीं है। आपका ध्यान में अभी जौनपुर मेडिकल के कॉलेज हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक जी ने आकृष्ट कराया था, जो है अभी कॉलेज की जिक्र किया था, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जौनपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना अधिष्ठापित नहीं किया गया है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जौनपुर मेडिकल कॉलेज के स्थलीय निरीक्षण करने के लिए बात कही है। इसके लिए हम सभी आभारी हैं कि आप चल करके जो है निरीक्षण करेंगे। प्रश्न मेरा 2-3 छोटा है। एक ये है कि क्या सरकार ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में है, देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई अलग से बजट की व्यवस्था की है? दूसरा, अलग से बजट की व्यवस्था कोई किया गया है जी। दूसरा क्वेश्चन ये है, कितने जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है? तीसरा ये क्वेश्चन ये है, क्या वातावरण से सीधे ऑक्सीजन लेकर प्यूरिफाई करके सिलेंडर बनाने की कोई व्यवस्था है? माननीय मंत्री जी। ने सवाल किया है कि ऑक्सीजन प्लांट करा दिया गया, 100% करा दिया, कोई मेडिकल कॉलेज शेष नहीं है। जहां तक जौनपुर में कर रहे हैं,
अगर माननीय सदस्य की बात सही निकली तो हम कार्रवाई भी करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इनकी अगर जानकारी अधूरी निकली तो आप इनके लिए क्या करोगे? आप तय कर दोगे। हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी बात बताओ। मैं अध्यक्ष जी बता रहा हूं। हाँ। इनका यह कहना कि सभी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए, हमारा जवाब है 100% हो गए। इनका कहना जौनपुर में नहीं हुआ है, तो मैंने कह दिया हो गया है, और इनका कहना नहीं हुआ है। तो ये अगर सदन को गुमराह करें तो क्या कार्रवाई होगी? आप उनको जानकारी नहीं होगी, आप जानकारी दे दीजिए। तो जानकारी करना चाहिए ना। नहीं, आप तो मेरा अध्यक्ष जी कहना कि जहां तक इनका सवाल है 100% हो गया है और 100% अतिरिक्त हो गया है। उनके जो ऑक्सीजन प्लांट हम चलाते हैं, अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग भी हमने कराई है, ऑनलाइन भी कराई है और व्यक्तिगत रूप से भी कराई है। जो कंपनियां सप्लाई करती हैं, जब तक मशीन प्लांट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो गई तब तक हमने हैंडओवर नहीं लिया है। और सभी प्लांट हमारे कार्यरत हैं, सभी चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जौनपुर में भी चल रहा है। तो माननीय मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न है वो भी ले लें। एक आज का आखिरी प्रश्न है वो भी ले लें। तो संख्या 16 श्री नफीस अहमद है। हाँ, नफीस अहमद हैं, आप अनुपूरक कर लीजिए। सारे प्रश्न आ गए ना आज भी। फिर माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार इस आवाज कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हकीकत में माननीय अध्यक्ष जी जमीन पे ये चीज दिखती नहीं है। मेरा सवाल था और उस पे मैं अनुपूरक पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि सत्र 21-22 में अल्पसंख्यक छात्रों को जो वजीफे दिए गए उसके लिए धन कितना खर्च हुआ और कितने बच्चों को इसका लाभ पहुंचा। दूसरा सवाल यह है, बहुउद्देशीय कर लीजिए जल्दी से, 12-20 हो गए। शैक्षिक हब मॉडल इंटर कॉलेज योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कहां-कहां संचालित की जा रही हैं और किस स्थिति में। और तीसरा यह है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सत्र 21-22 में कितने मदरसों को चिन्हित किया गया और उसके लिए कितना बजट आवंटन करके खर्च किया गया। और चौथा एक अनुपूरक है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए कहां-कहां संचालित की जा रही हैं और उसमें कितने छात्र उससे लाभ उनको पहुंच रहा है। प्रश्नों का समय समाप्त। आज निधन के निर्देश ले लें, निधन के निर्देश ले लें, उसके बाद अभी अरे लेंगे अभी व्यवस्था। निधन के निर्देश जब आज कोई चीज ना जानकारी हो तो आसपास पूछ लिया जाता है। अच्छा, कोई पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जयपाल सिंह 6 मई 2021 को निधन हो गया। वो लगभग 81 वर्ष के थे। श्री जयपाल सिंह का जन्म 19 नवंबर 1939 को ग्राम नालपुर जिला मेरठ में हुआ था। डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जयपाल सिंह 1993 तथा 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र खरखौंदा जिला मेरठ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जयपाल सिंह सुश्री मायावती मंत्रिमंडल में, श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में, श्री राम प्रकाश जी के मंत्रिमंडल में, श्री राम राजनाथ जी के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। वे विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे तथा गुर्जर समाज सुधार सभा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा राष्ट्रीय गुर्जर विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वो किसान आंदोलन में मेरठ कारागार में बंदी भी रहे। कृषि तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जयपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह जी का 16 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 84 वर्ष के थे। श्री ब्रजेंद्र सिंह का जन्म 11 नवंबर 1937 को विसावर जिला मथुरा में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ब्रजेंद्र सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र सादाबाद मथुरा वर्तमान में जिला हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री ब्रजेंद्र सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत तिहाड़ जेल, दिल्ली तथा जिला कारागार मथुरा में बंदी रहे। वो जिला सहकारी बैंक मथुरा के डायरेक्टर, वो जिला कारागार मथुरा के विजिटर भी रहे। वे गौ हत्या निरोध समिति के प्रांतीय प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य शिक्षक तथा तहसील कार्यवाह
भारतीय जनसंघ के जिला महामंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बृजेंद्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम लखन यादव का 19 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम लखन यादव का जन्म 31 दिसंबर 1943 को ग्राम बैजलपुर, अमरगढ़, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम लखन यादव वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित क्षेत्र पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री राम लखन यादव एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्गत वो जिला कारागार प्रतापगढ़ में बंदी रहे। वे जनता पार्टी तथा लोक दल बा के जिला जनरल सेक्रेटरी रहे और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से अध्यक्ष तथा संयोजक के रूप में संबद्ध रहे। कृषि एवं समाज सेवा उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम लखन यादव के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज। विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री समीउल्लाह खां का 23 मई 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 67 वर्ष के थे। श्री समीउल्लाह खां का जन्म 1 अक्टूबर 1955 को कपावा शेरपुर, जिला गोंडा में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री समीउल्लाह खां वर्ष 1989 में निर्दलीय तथा 1991 में जनता दल से निर्वाचन क्षेत्र उतरौला, गोंडा, वर्तमान जिला बलरामपुर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री समीउल्लाह खान विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार गोंडा में भर्ती रहे। वे क्षेत्र समिति, श्री दत्तगंज तथा बाढ़ राहत कार्य समिति के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री समीउल्लाह खान के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवार को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट के मौन रखेंगे। ओम शांति। बैठे। माननीय अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया। अरे आज वो बुला लिया है ना बाबू। अरे अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया, उसके बाद आपको। अरे अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया, इनके बाद बुला लेता हूँ ना। 1 मिनट सुन तो मानवर आप अरे अवधेश प्रसाद जी वरिष्ठ नेता है, 1 मिनट उनकी बात सुन ले, फिर आपके सुनते हैं। माननीय अवधेश प्रसाद। मानवर, पिजन होल में एक डायरेक्टरी मिली जिसको मैंने देखा, उसमें श्रीमान केवल 65 या 66 जिलों का नाम है और 65 या 66 जिलों के माननीय विधायकों के नाम है, पते हैं, मोबाइल नंबर है। मुझे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ श्रीमान कि और जिलों का नाम क्यों नहीं आया और मेरे जनपद अयोध्या का नाम क्यों नहीं आया, जो सारी दुनिया में जिसका नाम है, मर्यादा है। तो मानवर, माननीय अवधेश जी, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मानवर, सूचना विभाग, ये सूचना विभाग की डायरी नहीं है। बैठिए, नहीं, सूचना विभाग की डायरी नहीं है। मेरा निवेदन, इसीलिए ये मेरा निवेदन सुन लीजिए। आपका मैं उत्तर दे रहा हूँ, प्लीज। मेरा जो आपको पिजन होल में डायरी मिली है, एक डायरी। 1 मिनट भाई, आप बैठ जाइए ना प्लीज। गलत बात है, जब आपको कहा जाएगा आप खड़े होइएगा। वो उनकी नहीं है डायरी। जब सूचना विभाग की डायरी आएगी तो उसने किसी एक संस्था ने वो एक डायरी छपवाई और उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए कहा कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, इसलिए दे दी जाएगी। आपने जो सुझाव दिया हम उनको कन्वे कर देंगे, लेकिन उसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं की जा सकती। सूचना विभाग जो डायरी लेकर आएगा उसमें सारी की सारी बातें होंगी जो आपने कही है। मैं उसके बाद का प्रयास करूंगा, उसमें कोई कमी ना रहे। माननीय सदस्य,
मेरे राजनीतिक प्रतिनिधियों ने एक अवैध और सक्रिय गिरोह बना रखा है। ये किस नियम में बोल रहे हैं आप? सर बहुत सीरियस मामला है। ये सीरियस मामला किसमें बोल रहे हैं आप? सर हर चीज सीरियस मामले को भी बोलने के लिए नियम है। सर क्या मामला है बताइए? सर हमारे परिवार की जान में खतरा है सर। बताइए, परिवार की जान में खतरा है। बताइए, आप बताइए। मेरे राजनीतिक प्रतिनिधियों ने एक अवैध और सक्रिय गिरोह बना रखा है और वह भूमाफिया है तथा बड़े अपराधी भी हैं। मेरे चरित्र हनन के लिए और मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए एक अनजान महिला द्वारा और मेरे परिवार मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं सर, जिसकी सूचना कल मैंने पुलिस के आला अधिकारियों को दी है। सर मैं आज आपका जो इशू आप लिख के दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री को दे दूंगा। मैं माननीय आप जो भी है आप मुझे दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं उसका उसके पास जवाब नहीं होगा ना कि बिना किसी सूचना के माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास किसी के पास जवाब आप दे दो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे दे दो, दे दो, मैं मंत्री के पास दे दूंगा। हमारे परिवार पे अरे आप मुझे दे दो, मैं कहता रहा हूँ, बैठिए। नियम 300 के अंतर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी की सूचना सुनी जाएगी, बाकी सब अग्रह है, बाकी सब अपोषणीय है। श्री लालजी वर्मा जी, अरे 301 में कहां से आती है ओम प्रकाश जी आपकी सूचना? आप तो पुराने सदस्य हो, आपकी तो है ही नहीं 301 में। अरे 300 की बात हो रही है, 300 में आपकी सूचना नहीं है। एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे ना। माननीय ओम प्रकाश जी, एक मिनट। वर्मा जी के साथी है। अरे साथ ही है तो फिर आने तो दो। यही कहेंगे, यही कहेंगे तो ठीक है, कहिए, बैठिए। नहीं बैठिए, नहीं कोई सूचना उसमें नहीं आती है, सिर्फ एक सूचना आती है जो ग्राहकता के लिए सुनी जाएगी। श्री लालजी वर्मा, श्री ओम प्रकाश सिंह। अब जनपद आजमगढ़ में जल निकासी नहीं है, क्या दुर्गा जी आप तो 9 बार के विधायक हैं और 300 में ऐसी सूचना देते हैं। अरे जल निकासी का 300 में आएगा औचित्य के प्रश्न में, कैसी बात करते हैं? आपसे क्या सीखेंगे लोग? मैं तो आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। बैठिए पारस जी, बैठिए, वो बोल रहे हैं, आप बैठिए, कोई सूचना नहीं है, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 से नियम 8 के अनुसार माननीय अध्यक्ष की निर्वाचन की व्यवस्था की गई, लेकिन श्रीमान उक्त नियम के अनुसार माननीय अध्यक्ष निर्वाचन हो गया, तो उक्त नियमावली के नियम 9 के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष जी, उपनिवेश जब चालू है उसमें व्यवस्था है भी और आपके संज्ञान में भी है। इसके लिए कई बार आप भी जब यहाँ बैठते थे तो इसके लिए अपनी बात उठाने का काम किए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि उपनिवेशन चल रहा है और ऐसे समय में उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप नियमावली स्वयं ज्ञाता है और अच्छी तरह से विधानसभा चल रही है, तो मैं जरूर ये व्यवस्था चाहूंगा कि ऐसे समय इतना अच्छा समय नहीं होगा। ये कुर्सी खाली भी है बगल में और आपको भी उससे कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप मन के भी बड़े हैं, पद भी बड़ा है, तो ये व्यवस्था जरूर करेगी कि उपाध्यक्ष भी सदन में रहेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री की इसका शोभा और बढ़ेगा। और आपने कहने का भी काम किया है और जब आप इधर बैठते थे तो इस पर कई बार आप चर्चा करते थे। और अब किसको बनाएंगे तो अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो व्यवस्था के तहत होगा, वो हमारे आपके नियमावली में नहीं आता है। तो इसलिए मैं जरूर चाहूंगा अध्यक्ष जी इस पर गंभीरता से और ऐसे समय में जब चल रहा हो हाउस तो जरूर कर देंगे, तो एक इस व्यवस्था में 4 चांद लग जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री चांद लगाइए, चांद लगाइए। दृष्टांत न दें, आप अच्छे के लिए आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। कौन सा पिछला दृष्टांत? पिछला दृष्टांत मत दें, ये तो बता दो कौन से दृष्टांत की बात कर रहा है? जो आप वाला था भाई संसदीय कार्य मंत्री जी, जो माननीय लालजी वर्मा जी ने कहा पिछला दृष्टांत न दे, तो वो बता दे कौन सा दृष्टांत था, उसे न दे वो बता दे। मान्यवर ये उनसे पूछ रहे हैं, मान्यवर बता दूं, जैसे पिछली बार मान्यवर सदन बैठा 17वीं विधानसभा, और जब लास्ट का 1 महीना रह